हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, आज बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए एक अति गंभीर विषय बन चुकी है। इस गंभीर समस्या का निपटान कैसे किया जा सकता है और सरकार ने किस प्रकार से जनसंख्या के नियंत्रण के लिए कानून बनाए हैं या क्या क्या प्रावधान किए हैं, वो आज की चर्चा में हम जानेंगे। देखिए, जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा खतरा हमारी अर्थव्यवस्था पर मंडराता रहेगा। हमारे वो रिसोर्सेज जो हम संरक्षित करके रखते हैं वो जल्दी से जल्दी समाप्ति की ओर बढ़ेंगे, और रिसोर्सेज जितनी जल्दी समाप्त होंगे उतनी ही कठिनाई से और गहरे लंबे समय के बाद वो बनेंगे। ये बढ़ती हुई जनसंख्या इसके लिए एक बहुत ही घातक कारण सिद्ध हो रही है। आज भारत देश दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के पायदान पर खड़ा है, और ये सबसे बड़ा विषय है सोचने के लिए कि इसका क्या नुकसान है। इसका नुकसान है बेरोजगारी बढ़ना, इसका नुकसान है लूटपाट चोरी डकैती का बढ़ना, इसका नुकसान है किसी दूसरे के हक को हड़पने की अंदरूनी आदत इंसान के अंदर पनप जाना। क्यों? क्योंकि वो आदतें तब पनपेंगी जब खाने के लिए रोटियां नहीं होंगी, रहने के लिए मकान नहीं होगा, जगह नहीं होंगी, तब इस इंसान अपने उस रूप में आएगा कि वो एक राक्षसी रूप परिवर्तित कर लेगा। कैसे, किस प्रकार से? तो आप सोच सकते हो, जब एक जगह में 2 आदमी रह सकते हैं और उसकी जगह 5 उस जगह में ठूस दिए जाते हैं, तो सोच के देखो वो किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं। एक दूसरे के धक्का लगता है। इस प्रकार से कंजस्टेड माहौल में जो कमजोर होता है वो दब जाता है। देश की बात छोड़ो, आप छोटे से बस से ले लो। आप किसी बस में जा रहे हो, आप उससे देख लो किस प्रकार से किसी के पैर बिठ जाता है भरी भीड़ में, तो सिर आ जाता है, इंसान को गालियां देने लग जाते हैं। जो कमजोर होता है वो चुप होता है, जो उससे भी ताकतवर होता है उसको चुप कर देता है। तो वही है, फिर ऐसा ही माहौल हो जाएगा देश में। तो आइए, किस प्रकार के कानून है जनसंख्या की को लेकर के, जनसंख्या की मिशन का उद्देश्य क्या है, उस पर हम चर्चा करें। तो ये चर्चा में क्यों है, इसका सबसे बड़ा विषय है भारत आज दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में एक जनसंख्या की चौराहे पर खड़ा है। अगर इसकी मैं बात करता हूं तो जहां युवाओं की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन क्षेत्रीय और सामाजिक असंतुलन भी गहरा है, क्योंकि क्षेत्र ही नहीं, रहने के लिए जगह ही नहीं है, तो संतुलन गहरा ही रहेगा। जनसंख्या की मिशन की हालिया घोषणा ने इस बहस को फिर से छेड़ दिया है कि जनसंख्या के आंकड़े समावेशी विकास को कैसी दिशा दे सकते हैं। जनसंख्याओं की अगर मैं बात करता हूं तो संख्याओं की गणना से परे भारत को असमान अवसरों, प्रवासन अधिकारों और वृद्धावस्था जैसे मुद्दों पर ध्यान देना होगा, ताकि जनसंख्या की अंतर्दृष्टि को समतामूलक विकास और सतत राष्ट्रीय प्रगति प्रदान कर सके या उनके लिए खाके बदले जा सके। उसके अलावा मैं बात करूं भारत का प्रस्तावित जनसंख्या की मिशन क्या है, तो जनसंख्या की मिशन है भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 2025 को घोषित किया गया था, एक व्यापक राष्ट्रीय पहल है। इसमें कहा गया है कि जिसका कार्य देश के जटिल जनसंख्या की परिवर्तनों की निगरानी, प्रबंधन और उन सब का व्याख्यान करना है, उनके ऊपर निगरानी रखने, प्रावधान करना है, प्रवर्धन करना है उनके लिए। जनसंख्या की मिशन के उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय अखंडता और आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करने वाले अवैध आवर्जन का मुकाबला करना, जो बाहर से आ रहे हैं और जो हमारी अखंडता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे बांग्लादेश से आ जाते हैं, इधर से किसी और पड़ोसी मुल्क से आ जाते हैं, जो गुप्त चोरी छिपे आ जाते हैं, घुसपैठिए जिन्हें हम बोलते हैं, उनके कारण जो नुकसान हो रहा है उस पर निगरानी बनाए रखना। दूसरा, जनसंख्या के असंतुलन को रोकने के लिए जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान है उसको बदला जा सकता है। जनजातीय पिछड़े समुदायों की अगर मैं बात करूं तो उन सहित जितने भी कमजोर समूहों के आजीविका अधिकारों की रक्षा करना, सार्वजनिक संसाधनों तथा कल्याण प्रणालियों और सीमा स्थिरता पर प्रवास के लिए सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव का आकलन करना।
ये चीज हम देख करके उन पर निगरानी रख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं जनसंख्या के दृष्टि से, तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे निर्भरता की दर कम होती चली जाएगी। 2031 में आप देख सकते हो डिपेंडेंसी दर क्या रहेगी, 61 है, फिर 65 है, और ऐसा देख सकते हो। As India working as population expand, it will be fewer dependents to sport year until 2021। ये आप देख सकते हो, ये द हिंदू की रिपोर्ट है। द हिंदू में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, ये सोर्स है द हिंदू इसका, ठीक। और ये सोर्स है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का, उसके ऊपर आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जनसंख्यिकी मिशन की आवश्यकता क्यों है, किस लिए इसकी नीड पड़ती है, तो आंतरिक आवर्जन और सीमा सुरक्षा के लिए, बाउंड्री की सुरक्षा हम कर सकें। अनियंत्रित गैर दस्तावेजी आवर्जन, जो बिना किसी दस्तावेज के हमारे देश में घुसपैठिए के रूप में घुस आते हैं, विशेष रूप से बांग्लादेशी, क्षेत्रीय पहचान को बदला जा सकता है और सीमा क्षेत्र के संसाधनों पर दबाव डालता है। उदाहरण के लिए असम, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत में सीमा पार से होने वाले महत्वपूर्ण प्रवाह के कारण जनसंख्यिकी बदलाव देखे गए हैं। साथ ही सांस्कृतिक और संसाधन संबंधी निहितार्थों तथा भारतीय स्तर पर नाराजगी भी व्यक्त की गई कि भाई ऐसी घुसपैठियों को हम भारत में अलाउड नहीं करेंगे, जिससे हमारे ही देश के कुछ लीडर्स जो उस चीज के खिलाफ बोल जाते हैं कि तुम तो शरणार्थियों को बाहर निकाल रहे हो, ये वो। भाई हमारा देश दान दक्षिणा वाला हम नहीं रखना चाहते, नहीं है हमारे अंदर वो जिगरा कि हम कहें कि आओ और गले लगा, क्योंकि हमने 800 साल प्लस 300 साल 1100 साल ऐसे ही घुसपैठियों को आने के लिए बाहें फैलाई थी, वो हमारे ही मालिक बन चुके थे। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए कि फिर हमें शस्त्र उठाना पड़े इन चीजों के प्रति। हमें ऐसे आवश्यकता ही नहीं है कि हम किसी को शरण दें। बिल्कुल स्पष्ट क्लियरली मना रखो इस चीजों के प्रति, और यही मैं गुजारिश हमारी सरकार से करता हूं कि भाई ऐसे घुसपैठियों को मना कर दो, कोई शरणार्थी है उसको मना कर दो, क्योंकि इतिहास को याद रखो बस। क्योंकि हमने आने वाले समय में ऐसे ही कहा था हाथ जोड़ के कि आओ कोई बात नहीं, हम तुम्हें रहने के लिए खाना रोटी कपड़ा मकान देंगे, वो हमारे मालिक बने बैठे, मतलब पेट भर गया तो हमारे ही लात मारेंगे, फिर क्या फायदा इस चीज का, क्यों हम फिर अच्छा बने इस प्रकार से, है ना। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ आंतरिक प्रवास देखे जाएंगे। आंतरिक प्रवास की अगर मैं बात करता हूं तो अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर, जिससे शहरी विकास को बढ़ावा मिल रहा है और श्रम का पुनर्वितरण हो रहा है। अनुमान है कि देश भर में 45 करोड़ 450 मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासी हैं। हालांकि प्रवासियों से मताधिकार से वंचित होने, कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच में कमी और पहचान के संघर्ष का सामना करना पड़ा है। प्रवासियों को सामाजिक बहिष्कार, पहचान संकट और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की भी कमी का सामना करना पड़ा। इन सभी चीजों का सामना उन व्यक्तियों को करना पड़ा है। साथ ही अगर मैं बात करूं जैसे युवा है, युवा जनसंख्या वृद्धि और मानव पूंजी क्षमता क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। भारत अब विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसकी औसत आयु मात्र 29 वर्ष है। यह विशाल युवा आबादी जनसंख्या लाभांश के साथ साथ जोखिम भी उत्पन्न करती है। साथ ही यदि उनकी क्षमता का उपयोग नहीं किया गया, उम्र बढ़ना और दीर्घायु जीवन प्रत्याशा से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 63 वर्ष 2000 से बढ़कर 72 वर्ष 2025 हो गई है। 2000 में 63 वर्ष, फिर 2025 में 72 वर्ष। 2050 तक भारत में बुजुर्ग 60 प्लस की संख्या 300 बिलियन से अधिक हो जाएगी। एक प्रकार से मैं कहूं 32 करोड़ से अधिक हो जाएगी। यह बात आपको याद रखनी है। साथ ही अगर मैं बात करता हूं तो जो 2025 में 154 बिलियन होगी, इससे अधिक सुरक्षा, उत्पादकता, वृद्धावस्था और सेवानिवृत्ति मानदंडों पर पुनर्विचार जैसे तात्कालिक प्रश्न उठते हैं। रिसेंटली क्वेश्चंस पुट अप होते हैं वहां पर। फिर उसके बाद मैं बात करता हूं तो भारत की वर्तमान जनसंख्यिकी प्रवृत्तियों से जुड़ी हुई चुनौतियां क्या है, चैलेंजेज क्या है। तो चैलेंजेज में बात आती है सीमा प्रबंधन की कमियां। जो सीमा प्रबंधन की कमियां हैं, जो बाउंड्रीज मैनेजमेंट की जो कमियां हैं, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर है और म्यांमार 1643 किलोमीटर है। इसके साथ भारत की सीमाएं प्रबंधन कमजोरियों का सामना कर रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो रही है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी इफेक्ट हो रही है इस चीज से। दूसरा, पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा 2216.7 किलोमीटर पर केवल 1647.7 किलोमीटर क्षेत्र में बाढ़ लगाई गई है। बाकी 600 अगर मैं बात करूं
लगभग लगभग 600 किलोमीटर का लगभग खुला एरिया पड़ा हुआ है, तो वहां से घुसपैठ हो सकती है। वहीं अगर मैं बात करूं तो भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों और राज्य स्तरीय सहयोग असहयोग के कारण 569 किलोमीटर बिना बाढ़ के है, क्योंकि बंगाल हमारा समर्थन नहीं कर पा रहा है। ममता बनर्जी को समझना चाहिए, बट उसको वोट बैंक की पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये सबसे दुर्भाग्य हम देख पा रहे हैं। भारत म्यांमार सीमा 2% से भी कम बाढ़ लगी है। पूरी भारतीय म्यांमार सीमा खुली हुई है, म्यांमार से लोग आ जाते हैं हमारे देश में। म्यांमार जितना अच्छा समझते हो उतना हमारा पड़ोसी मुल्क अच्छा नहीं है। वो बहुत वो है। हमने बर्मा को क्या क्या अलग करवाया था। ठीक है, वो चेपू लोग हैं थोड़े से। चुनौतीपूर्ण भूभाग उग्रवादियों की स्थिति की अगर मैं बात करूं, निगरानी में बाधा डाल रही है। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बिखरा हुआ है तथा सड़कें और चौकियों जैसी अगर मैं बात करूं सीमावर्ती अवसंरचनाएं वित्त पोषण और प्रशासनिक बाधाओं से ग्रस्त है। वहीं अगर मैं बात करता हूं, यह अंतराल अवैध प्रव्रजन, पशु तस्करी, मादक पदार्थों के व्यापार और विद्रोही गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। साथ ही अगर मैं बात करता हूं क्षेत्रीय प्रव्रजन की, तो जो कि द्वैधता और असमानता का मुद्दा है। द्वैधता और असमानता का मुद्दा कैसे है उसकी हम बात करें तो देखिए, भारत में प्रजनन और मानव पूंजी संकेतकों में स्पष्ट क्षेत्रीय असमानताएं जो नीति निर्माण और संसाधन वितरण को जटिल बनाती हैं। साथ ही अगर मैं बात करता हूं तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्रजनन दर ऊंची बनी हुई है। उसके अलावा बिहार की कुल प्रजनन दर अगर मैं बात करूं TFR लगभग 2.8 से 3.0 के बीच है और प्रतिस्थापन दर 2.1 से काफी ऊपर है। वहीं केरल, दिल्ली, तमिलनाडु जैसे राज्यों में TRF प्रतिस्थापन दर से कम है। वहीं अगर मैं बात करता हूं कुछ राज्यों में 1.2 से भी कम नजर आती है। कुछ असमानता शिक्षा, गरीबी जैसे सामाजिक आर्थिक कारकों से प्रेरित है। जैसे कि अगर मैं बात करूं केरल की साक्षरता दर 96% है। वहीं अगर बात की जाए तो महिलाओं के सशक्तिकरण प्रजनन विकल्पों को बढ़ावा देती है, जबकि बिहार की साक्षरता दर 70% से भी नीचे है, जो उच्च प्रजनन क्षमता और परिवार नियोजन तक सीमित पहुंच से संबंधित है। इस प्रकार से ये बना हुआ सबसे बड़ा सिस्टम है एजुकेशन। शिक्षा नीति अगर मजबूत है तो उन चीजों से हम इन चीजों पर कंट्रोल कर सकते हैं, प्रभाव देख सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं गरीब, कम साक्षर राज्यों में उच्च प्रजनन क्षमता स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और आर्थिक गति पर दबाव डालती है, साथ ही जिससे असमानता बनी रहती है। और जबकि कम प्रजनन क्षमता वाले राज्यों को वृद्ध होती आबादी और कार्यबल में गिरावट की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं सीमित सामाजिक सुरक्षा की, तो सीमित सामाजिक सुरक्षा में भारत की बुजुर्ग आबादी जो है वो 60+ 2025 में 154 बिलियन से बढ़कर 2050 तक 320 मिलियन से अधिक होने का अनुमान है। बुजुर्ग आबादी बढ़ जाएगी जिससे इसका अनुमान है। फिर भी औपचारिक पेंशन की अगर मैं बात करूं कवरेज न्यूनतम है, जिससे कई लोग परिवार या व्यक्तिगत बचत पर निर्भर है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुस्तंभ सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को सरकार जो है वो नियोक्त और व्यक्तिगत योगदान को एकीकृत करती है और उसके अलावा काफी हद तक अविकसित हमें देखने को मिलता है, अनडेवलप्ड चीजें देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों जो कुल रोजगार का लगभग 90% है, उनके पास पेंशन, स्वास्थ्य बीमा या बेरोजगारी लाभ का अभाव है। ठीक है, बेरोजगारी जैसी चीजें हैं जिससे आर्थिक झटकों के प्रति उनकी संवेदनशीलता बनी रहती है। इकोनॉमिकली झटके उनको समय समय पे लगे रहते हैं क्योंकि उनके पास इन चीजों का बहुत कम प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही अगर मैं बात करता हूं युवा रोजगार संकट और कौशल बेमेल, तो यह चीज बेमेल कैसे है, स्किल बेमेल कैसे है, तो यद्यपि भारत में एक जीवंत युवा आबादी है, फिर भी 2022 में रोजगार आबादी का 83% युवा थे। केवल बेरोजगार आबादी का 83% युवा, जबकि अगर मैं बात करूं तो 2022 में जो बेरोजगार आबादी गिनी गई थी उसमें युवाओं की संख्या ही है। उसके अलावा जीवंत आबादी हमारी युवा ही है।
उसके अलावा अगर मैं बात करूं 42 से 45% स्नातक ही नौकरी के लिए तैयार माने जाते हैं, तथा अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार का कम वेतन और असुरक्षा के साथ हावी है। अनौपचारिक क्षेत्र में जो ये चीजें देखने को मिल रही हैं, बेरोजगारी या असुरक्षा के साथ हावी चीजें। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, कौशल भारत मिशन इस अंतर को पाटने का प्रयास करता है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में असमान गुणवत्ता और पहुंच अभी भी बाधाएं बनी हुई हैं। लैंगिक असमानताएं हमें देखने को मिलती हैं। साथ ही कुल मिलाकर महिला श्रम बल में भागीदारी 41.7% है, जबकि शहरी भागीदारी काफी पीछे है। लिंग मानदंड, देखभाल का बोझ, प्रजनन संबंधी निर्णय और कार्यबल समावेशन की अगर मैं बात करूं तो काफी प्रभावित करता है इन चीजों को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नमो ड्रोन दीदी जैसे कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण को दिशा में काम करते हैं, उनको दिशा प्रदान करने का काम करते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, इन्हें बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक, लेकिन इन्हें बढ़ाने की भी आवश्यकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे कि भारत के जनसंख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए प्रमुख सरकारी पहल क्या है, तो प्रमुख सरकारी पहल की अगर मैं बात करता हूं तो भारत कौशल मिशन के तहत इस योजना का उद्देश्य केंद्रों और कार्यक्रमों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से उद्योगों प्रासंगिक प्रशिक्षण प्रदान करके भारत के युवाओं को कौशल, पुनः कौशल और उन्नत बनाना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत PMKY एक योजना चलाई गई थी, उसके तहत अल्पकालिक उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। विनिर्माण, IT सेवाओं और उनमें कार्यबल की तत्परता को बढ़ावा देती है। स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना जो है सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए उद्यमशीलता और ऋण तक पहुंच को बढ़ावा देती है। साथ ही रोजगार सृजन करती है, युवा नवाचार का उपयोग करती है। मेक इन इंडिया की अगर मैं बात करता हूं तो भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, बढ़ते कार्यबल को समाहित करना, साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करना। दूसरा, आयुष्मान भारत जो कि 41 करोड़ से अधिक परिवारों के स्वास्थ्य बीमा उत्पादकता के लिए जनसंख्या की स्वास्थ्य परिणामों को सुधार जरूरी है, उनमें भी सुधार किया जा रहा है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की प्रणाली लागू की गई है। प्रवासियों के लिए कल्याणकारी सहायता सुनिश्चित करता है। आंतरिक प्रवासन और शहरी कार्यबल स्थिरता का समर्थन करता है। साथ ही नई शिक्षा नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार, जनसंख्या की क्षमता को अधिकतम करने के लिए मानव पूंजी का निर्माण किया। डिजिटल इंडिया की अगर मैं बात करता हूं तो डिजिटल साक्षरता और बुनियादी ढांचे को बढ़ाता है, जिसमें युवाओं को शिक्षा, सरकारी योजना और गिग अर्थव्यवस्था के अवसरों पर पहुंच मिलती है। भारत स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत जैसी प्रमुख पहलों के माध्यम से जनसंख्या की योजनाओं को शहरी स्थिरता और उसके साथ एकीकृत कर सकता है, उसको यूनाइटेशन कर सकता है। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं तो जो ऊर्जा कुशल बुनियादी ढांचे, शहरी जल निकाय बहाली, AI संचालित जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित है, नियंत्रण है, प्राकृतिक आधारिता है, उन समाधानों को बढ़ावा देते हैं, शहरी लचीलापन और नागरिक कल्याण को बढ़ाते हैं। साथ ही अगर मैं बात करता हूं तो भारत का जनसंख्या की जो मिशन है उसकी अगर बात की जाती है तो युवा क्षमता का दोहन है, उसका दोहन करके असमानताओं को पाटकर, उनको अलग करके, प्रवासन को अपनाकर और वृद्ध होती आबादी के लिए योजना बनाकर अपने भाग्य को आकार देने का निर्णायक अवसर है कि जो भाई आबादी वृद्ध हो रही है, वह बुजुर्ग हो रही है, उसके लिए कोई योजना बनाए और उसको एक अलग आकार दे। जैसा कि समाजशास्त्री अगस्टक कोमेटे ने कहा है, और उन्होंने कहा था कि जनसंख्यिकी की नियति है आगे बढ़ने का सार्थक रास्ता, और जो संस्थागत सुधार हैं प्रौद्योगिकी अपनाने और नागरिकों की भागीदारी में निहित है। प्रौद्योगिकी अपनाने और नागरिकों की जो भागीदारी है उसमें ये सम्मिलित हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत जनसंख्या की विविधता सभी पीढ़ियों के लिए समान और लचीला भविष्य के लिए तैयार विकास में परिवर्तित है। तो ये चीजें भविष्य के लिए तैयार विकास के लिए ये की जा रही हैं। उसके अलावा तो मैं आपको बता देता हूं कि
जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या वो किस प्रकार के लिए हमारे खतरा और किस प्रकार के प्रावधान उसमें किए गए हैं, उन सभी चीजों पर हमने चर्चाएं की हैं। इसमें एक समाजशास्त्री ऑगस्ट कॉम्टे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि जो जनसांख्यिकी है वही नियति है, जनसांख्यिकी नियति है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि उसके अलावा अगर बात की जाए तो जो आगे बढ़ने का सार्थक रास्ता है वो संस्थागत सुधारों, उसके अलावा प्रौद्योगिकी अपनाने और नागरिकों की भागीदारी में सम्मिलित है। वो पार्टिसिपेशन जो उनका उसी में इंक्लूड है, उसी में इंश्योर है। उसके अलावा मैं बात करूं तो जो जनसंख्या की विविधता है, डाइवर्सिटी है, वो सभी पीढ़ियों के लिए समान लचीली है या नहीं है वो देखना है, और भविष्य के लिए तैयार विकास में परिवर्तित है या नहीं है, उन चीजों को हमें देखना है। तो ये थी आज की हमारी रिपोर्ट जो द हिंदू के एडिटोरियल में आई हुई है, और बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जो कि हमारी पॉपुलेशन के ऊपर आधारित है। इसी प्रकार की खबर, इसी प्रकार की न्यूज, डेली अपडेट्स को जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। लगातार आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हर व्यक्ति तक अपडेट पहुंच सके। इसी के साथ मैं नवीन यादव आज विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।